तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एनाटॉमी एक्सप्लेन। और आज का टॉपिक है थोरेसिक केज। मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल, एनाटॉमी एक्सप्लेन अवर YouTube चैनल। चलिए, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स पे और अनअकैडमी पे। यहाँ हम लाइव क्लासेस लेते हैं वो कि बोथ फ्री हैं और प्लस सब्सक्राइब कोर्सेज भी हैं इन द कैटेगरी ऑफ नीट पीजी कैटेगरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक थोरेसिक केज। पहली बात आती है थोरेसिक केज का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। दो काम है इसके। पहली बात तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें बचा के रखना, कौन से, हार्ट और लंग्स। दूसरा काम ये है क्योंकि हार्ट और लंग्स डायनामिक ऑर्गन है, ये एक जगह खड़े नहीं होते लिवर स्प्लीन की तरह, ये मूव करते हैं। लंग्स रेस्पिरेशन में, हार्ट ब्लड पंप करने में, तो इसलिए ये रेस्पिरेशन में मेन हेल्प करता है थोरेसिक केज। तो ये हो गए दो काम। इस काम पे बेस है इसकी एनाटॉमी कैसी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो थोरेसिक केज बना कैसे होता है। अब क्योंकि केज है, मूवमेंट करेगा, तो इसलिए इसमें एक बोन तो होगी नहीं, बहुत सारी बोन्स होंगी। स्टर्नम है, रिब्स हैं, इनके कोस्टल कार्टिलेजेस हैं और पीछे वर्टिब्री हैं। तो ये कई सारी बोन्स से जॉइंट्स बनाएंगे जो कि कई सारे जॉइंट्स होंगे। मैक्सिमम इसमें साइनोवियल होंगे, मोबाइल जॉइंट्स होंगे ताकि मूव कर पाए और अंदर जो लंग्स है एक्सपेंड कर पाए। ठीक, तो स्टर्नम होगी। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर होती हैं, टोटल 24 होती हैं। उनके अपने अपने कोस्टल कार्टिलेज होते हैं। और थोरेसिक वर्टिब्री टोटल नंबर में होती हैं 12। ये तो हो गई एक बनता कैसे है, ये इसका फिगर हो गया। ये आप देख रहे हैं बीच में स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मैन्यूब्रेम हो गया, बॉडी हो गया, नीचे छोटा ज़िफॉइड हो गया। ये आ रही है रिब्स, इसमें आके अटैच हो रही है ना। और रिब्स कितनी अटैच होती हैं थोरेसिक केज में? स्टर्नम पर टोटल कितनी रिब्स हैं? 12 पेयर हैं, लेकिन सिर्फ 7 ऊपर की 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर की सिर्फ 7 रिब आके अटैच होंगी ना। रिब्स भी डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं स्टर्नम से, उसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज आता है, वो आके अटैच होता है। तो ये हाईलाइन कार्टिलेज है, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज, वो आके अटैच होता है। तो ऊपर की 7, बाकी की क्या होती हैं? बाकी के नीचे की 5। 8th 9th और 10th जो रिब होती हैं उसके जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो 7th के नीचे ये ऐसे जुड़े जाते हैं, कार्टिलेज आपस में जुड़ जाते हैं। इनको बोलते हैं इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट, कॉन्ड्रल बीच में है। और 11th एंड 12th ये फ्लोटिंग होती है, ये आगे आ ही नहीं पाती। ठीक, तो ये आगे से व्यू है स्टर्नम का, रिब्स का। यहाँ पे क्लेविकुलर स्कैपुला दिखाई गई है, मगर ये अपर लिम्ब की बोन है, पेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। वाइल थोरेसिक की जितनी भी बोन्स हैं ये आती हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। ठीक, अब यहीं पे कुछ जॉइंट्स की बात तब करेंगे जब जॉइंट्स आएगा। अभी इसको आप देखिए खाली आगे से व्यू क्या क्या है, और इसमें फिर बात करेंगे कुछ सरफेस लैंडमार्क्स की। इस पे आने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर ये हमारा स्टर्नम का अपर एंड है, इसको बोलते हैं स्टर्नल नॉच या जुगुलर नॉच या सुप्रास्टर्नल, क्योंकि स्टर्नम के ऊपर है। तो ये सुप्रास्टर्नल नॉच यहाँ पर आ गया। जहाँ पर मैन्यूब्रेम बॉडी जुड़ रहा है इसे बोलते हैं स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई, LOUIS, एंगल ऑफ लुई भी इसको बोलते हैं। इसकी बात करें सरफेस मार्किंग की, क्योंकि स्टर्नम एक सबक्यूटेनियस बोन है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा जुगुलर नॉच है या सुप्रास्टर्नल नॉच राइट ओवर है। यहाँ पर इसके आप नीचे आओगे 4-5 सेंटीमीटर नीचे आएंगे तो आपको एक ट्रांसवर्स रिज मिलेगी, महसूस होगी आपको। इसको बोलते हैं स्टर्नल मार्जिन, स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुई। ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो समझ लो, क्योंकि इस स्टर्नल एंगल पे अगर रिब जो अटैच है ये हमेशा सेकेंड रिब होती है। और ये एक सबक्यूटेनियस है, तो यहाँ से आप आराम से काउंट कर सकते हैं कि भाई ये छूने पे ये सेकेंड रिब है। उसके नीचे एक स्पेस होगी, फिर यहाँ 3rd रिब होगी, फिर 4th होगी। ऐसे करते करते आप आराम से काउंटिंग कर सकते हो। फिर नीचे आप स्टर्नम के नीचे आओगे, यहाँ पे बोन खत्म होगी, वो ज़िफॉइड प्रोसेस वाला एरिया हो जाएगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे कोस्टल मार्जिन मिलेगी। मार्जिन कैसे बनती है ये देख लीजिए, ये बनी हमारी मार्जिन। किनसे बन रही है? 7th 8th 9th 10th रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज उनसे बनती है। मगर मार्जिन यहाँ पे खत्म नहीं होती है, पीछे 11th रिब तक जाती है उसकी टिप पर, और नीचे 12th रिब का जो लोअर बॉर्डर है ये पूरी कोस्टल मार्जिन बनती है आगे से पीछे तक। ठीक, तो ये होगी कोस्टल मार्जिन की बात। ये कुछ सरफेस लैंडमार्क जरूरी हैं। इनके वर्टिब्रल लेवल क्या है वो यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक एक करके चलते हैं। जुगुलर नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच, T2 T3 जंक्शन है जो डिस्क है वहाँ पर। स्टर्नल एंगल जहाँ पे आप सेकेंड रिब काउंट कर रहे थे, T4 T5 का जो डिस्क है वहाँ पर। IVD है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जिफी स्टर्नल जो कि नीचे जो लोअर एंड ऑफ स्टर्नम का था वो T9 की बॉडी पे वर्टिब्रल लेवल। इसका यूज़ कहाँ आता है? कई बार वो दिक्कत ये आती है, सबसे पूछते हैं सर इसका यूज़ क्या है। यूज़ इसका ये है कि आप कोई भी ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हो, या तो बुक्स में डायग्राम देख रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन में CT MRI देख रहे हो, कुछ चीज़ समझने की कोशिश करो तो वहाँ पे काम आएगा। CT MRI में आपका ट्रांसफर सेक्शन से आपको नहीं पता है कि कौन से लेवल पे क्या लिया गया है। तो अगर आपको पता है कि ये यहाँ पर स्टर्नल एंगल है, तो आपको पता है कि अगर T4 T5 का जंक्शन है तो वो स्टर्नल एंगल आगे की तरफ होगा, तो बहुत हेल्पफुल होता है ये। फिर नीचे आ जाइए, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज, इसे अपन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं, L1 बॉडी पे होता है। सब कोस्टल प्लेन जहाँ कोस्टल मार्जिन खत्म हो रही है नीचे जो थोड़ा सा लूप बना रहा है वो जाता है L3 बॉडी तक, क्योंकि रिब्स सीधे सीधे ऐसे नहीं आती हैं, ऐसे नीचे से घूम के ऊपर आती हैं। इसलिए क्योंकि सब कोस्टल मार्जिन 12th रिब तक जा रहा था, लेकिन जो 9th 10th रिब, जो 10th रिब है वैसे घूम के आ रही है। देखते हैं, फिर से देखते हैं। ये देखिए जो 10th रिब है ये T10 सीधे ऐसे नहीं आ गई, ये 10th रिब ऐसे नीचे घूम के आई, तभी इसका जो लेवल पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है
L3 बॉडी तक, याद रखिए सब कॉस्टल प्लेन जा रहा है L3 बॉडी तक। फिर आता है हमारा रूट ऑफ स्पाइन। स्पाइन कहाँ है? ये देखिए पोस्टीरियर व्यू, ये हमारा हो गया स्कैपुला, इसमें हो गया स्पाइन, ये होती है इसकी रूट ऑफ स्पाइन, और ये होता है इंफीरियर एंगल। स्टर्नम रिब्स की तरह स्कैपुला भी सबक्यूटेनियस है, आप फील कर सकते हैं, और जब सब स्कैपुला फील कर सकते हैं तो आप इसका स्पाइन भी फील कर सकते हो। जैसे आपने इसका स्पाइन फील किया, इसकी जो रूट है ये आ जाएगी T3 स्पाइन तक। T3 स्पाइन क्या? वर्टिब्री की स्पाइन है वो। स्पाइन स्कैपुला की अलग है, वो वर्टिब्री की स्पाइन है। वर्टिब्री में बॉडी आगे होती है, स्पाइन पीछे होती है, और इंफीरियर एंगल पहुंच जाएगा T7 स्पाइन तक, T3 और T7 स्पाइन, ये याद रखिए, ये बहुत स्लाइड इंपॉर्टेंट है। फिर ये हो गया पोस्टीरियर व्यू। अब इसमें आते हैं कुछ हम अलग अलग बोन्स के बारे में जिसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी स्टर्नम को एक मैग्नीफाइड व्यू है। मैन्यूब्रियम में बॉडी है, ज़िफॉइड है। मैन्यूब्रियम और साइड में आप देख लीजिए सारे रिब्स के या उनके कोस्टल कार्टिलेज के जंक्शन है। याद रखिए स्टर्नल एंगल पे सेकंड रिब आती है, ये एक पॉइंट यहाँ से ज़रूरी है, बस इतना बहुत है। मैन्यूब्रियम में कोई पूछे आपसे क्या क्या जोन्स जुड़ी हैं, तो याद रखिए खाली फर्स्ट सेकंड रिब नहीं है, क्लेविकल भी जोड़ती है, बट ये अपर लिम्ब की बोन है, इसलिए उसकी डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्टर्नम की बात, ये हो गया हमारा वर्टिब्रीज की बात। वर्टिब्रीज में ये बहुत अच्छी स्लाइड है क्योंकि इसमें तीनों व्यूज हैं। आप आगे से देख रहे हो सारा वर्टिब्रल कॉलम को बॉडीज दिख रही हैं, आप वर्टिब्रल कॉलम को पीछे से देखेंगे तो सबके स्पाइन निकल रहे हैं, वो दिख रहे हैं आप। लेकिन इसका लेटरल व्यू से देखोगे तो ये लेटरल व्यू में सीधा नहीं दिख रहा है, कर्वेचर में दिख रहा है। अब देखिए कर्वेचर में, अब ये आगे की, ये आगे, बॉडी इधर है तो ये आगे है, स्पाइन पीछे तो ये पीछे, ये हो गया A फॉर एंटीरियर, B फॉर पोस्टीरियर, या वेंट्रल डॉर्सल बोल दो, ठीक। पर इससे हम यहाँ बात कर रहे हैं थोरेसिक केज की, उस पर हम फोकस रखेंगे। थोरेसिक वर्टिब्री का एरिया ये रहा, ऐसा देखेंगे पोस्टीरियर बैंड, इसको बोलते हैं काइफोसिस, नॉर्मल है, इट इज नॉट एबनॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो थोरेसिक में जो पीछे बैंड है इसको बोलते हैं काइफोसिस। सर्वाइकल नंबर में आगे बैंड है उसे बोलते हैं लॉर्डोसिस, LORDOSIS, ठीक है। तो ये यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि थोरेसिक वर्टिब्री थोड़ी पीछे जाती है, इसलिए लेटरल एक्सेस देखें आप, कुछ डेविएशन है तो एकदम परेशान मत हो जाना कि ये क्या हो गया, ये नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं एक वर्टिब्री पे। थोरेसिक वर्टिब्री में थोड़ा सा और बताएंगे, ज्यादा नहीं। इस वर्टिब्री का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या है कि इस वर्टिब्री की जो बॉडी होगी उसमें फेसेट मिलेगा ही मिलेगा, या एक मिलेगा या आधे मिलेंगे, मिलेगा मिलेगा। और ना सर्वाइकल, ना लंबर, ना सैक्रम, किसी भी वर्टिब्री के बॉडी में आपको फेसेट नहीं मिलना, बस इसमें मिलना है। ये इस वर्टिब्री का खासियत है। तो ये एंटीरियर बॉडी हो गया, ये पोस्टीरियर स्पाइन हो गया, तो बॉडी मिलना है। कुछ टिपिकल वर्टिब्री होंगी उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी इस फेसेट ने, फेसेट करता क्या है, ये रिब से जॉइंट बना रहा है। तो सर रिब तो ऐसे आगे चली जानी चाहिए, पीछे पीछे, हाँ वही है। अब अगर रिब हम देखें तो रिब का जो हेड होगा वो यहाँ आर्टिकुलेट करेगा, फिर रिब पहले पीछे जाती है, थोड़ा सा रिब पीछे जाता है। अब जैसे मैं सामने खड़ा हूँ, मानो मैं ये अपनी फिंगर टिप से रिब दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी वर्टिब्री है, ठीक है, ये कोई थोरेसिक वर्टिब्री है, ये फिंगर टिप से, तो ये सीधे ऐसे आगे नहीं चली जाएगी, ये पहले पीछे आएगी, घूमेगी, फिर आगे जाएगी। इस तरह से रिब पहले पीछे आती, घूमती, फिर आगे जाती है, यहाँ पे इसका कार्टिलेज जाएगा, ये फिर जुड़ेगी स्टर्नम से। तो जो जॉइंट बनाएगी इसको बोलते हैं कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, यहाँ बोलेंगे कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। ये सब साइनोवियल है, अभी जॉइंट्स की बात करेंगे, जॉइंट्स की बात यहाँ पे। तो वही व्यू है एंटीरियर व्यू, कई सारे जॉइंट्स हैं यहाँ पर, जॉइंट्स की लोकेशन देख लीजिए। ऊपर से अगर चलें तो ये हो गया स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट, ये हो गया कॉस्टोकॉन्ड्रल, रिब और कार्टिलेज के बीच में, स्टर्नम और कार्टिलेज के बीच में। ये हो गया मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ये हो गया जिफी स्टर्नल जॉइंट, ये हो गया सारे इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट, ठीक, सारे जॉइंट्स हमारे जो कि आगे से दिख रहे हैं। पीछे से पोस्टीरियर व्यू में क्या क्या जॉइंट्स दिखेंगे उसकी बात अभी करेंगे, जैसे दो हमने पढ़ी लिए, कॉस्टो ट्रांसवर्स, कॉस्टोवर्टिब्रल। अभी जॉइंट्स हैं सर, इसे क्या यूज़ किया है? देखिए मोस्टली केज का यूज़ क्या है, प्रोटेक्शन तो है ही है, मूवमेंट है, तो साइनोवियल बहुत होंगे। कुछ जॉइंट्स देखिए यहाँ पर, स्टर्नोकॉन्ड्रल या स्टर्नोकॉस्टल कुछ भी बोल दीजिए, जो मेजर जो ये जॉइंट्स हैं स्टर्नोकॉन्ड्रल जॉइंट्स, ये मेजर साइनोवियल ही हैं। पहला वाला बस एक्सेप्शन है जो कि सिनकॉन्ड्रोसिस है, कहाँ पर, ये वाला। तो ये सिनकॉन्ड्रोसिस, बाकी सारे के सारे साइनोवियल है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है, ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। अभी एक वीडियो आ चुका है जॉइंट्स पर, वो देख लीजिएगा, सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मिड लाइन जॉइंट्स हैं ये सारे सिम्फाइसिस हैं, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, मूवमेंट होती है कम होती है। तो ये आएंगे कैटेगरी आपके एम्फीआर्थ्रोसिस में, सिनकॉन्ड्रोसिस आएगा आपका सिनआर्थ्रोसिस में, ठीक। तो ये कुछ जॉइंट्स ही हैं। पोस्टीरियर व्यू ऑलरेडी आप देख चुके हो, मगर फिर भी कॉस्टोवर्टिब्रल, कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट्स यहाँ बनेंगे। क्लासिफिकेशन जॉइंट्स की कॉस्टोवर्टिब्रल, कॉस्टो ट्रांसवर्स दोनों प्लेन साइनोवियल हैं, मोबाइल है। अब सोचिए एक रिब, 12 पेयर ऑफ रिब है, हर एक रिब पीछे कॉस्टो ट्रांसवर्स, कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट बना रही है, सोच लीजिए कितना साइनोवियल जॉइंट होगा।
उसके बाद कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब और उसके कार्टिलेज के बीच में तो सेनकॉन्ड्रोसिस प्राइमरी कार्टिलेजिनस होगा। और इंटरकॉन्ड्रल जो कार्टिलेज आपस में हल्के से मूवमेंट कर जाते हैं, साइनोवियल प्लेन के कैटेगरी में उसे बोल देते हैं। तो ये बात हो गई कुछ हमारे जॉइंट्स की। आगे चलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए थोरेसिक केज है, शेप क्या है थोरेसिक केज का, एक ट्रंकेटेड कोन की तरह। सुपीरियर एपर्चर छोटा सा होता है, नीचे का एपर्चर बड़ा सा होता है। अगर आगे से देखें यहाँ पर ये सारे मान लीजिए इसका नाम आ गया, ये सारी रिब्स आ गई, इस तरह से होता है। अब थोरेसिक केज एक सिलेंडर की तरह पूरा एग्जैक्टली गोल नहीं, ऊपर से देखेंगे कि इसमें गोल नहीं मिलेगा आपको। एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ा चपटा हुआ है, ट्रांसफर थोड़ा सा बड़ा है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर थोड़ी इसकी विड्थ कम है, ट्रांसफर थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर दोनों साइड में अपर लिम्ब निकल रही हैं, दोनों अपर लिम्ब निकल रही हैं। इसकी जो मसल्स हैं इसको पुल करती हैं। किसको पुल करेंगे? केज को। तो यहाँ से पतला होता जाएगा, तो ट्रांसफर तो लंबा रह गया विड्थ, लेकिन एपी थोड़ा सा कंप्रेस कर गया। अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं जो कि थोरेसिक केज के ऊपर लाई करती हैं, लेकिन थोरेक्स की मसल्स नहीं है। एंटीरियरली देख लीजिए ये मसल्स हैं, मेन मसल्स सारी इसमें भी नहीं है, कुछ और भी है, मेन मसल्स हैं पेक्टोरलिस माइनर, मेजर और हमारी एब्डोमिनल वॉल की रेक्टस एब्डोमिनिस, नीचे से रेक्टस एब्डोमिनिस आएगी, ऊपर से अपर लिम्ब की मसल्स हैं। ये तीनों मसल्स हो गई। माइनर देख लीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब पर आ रही है स्कैपुला से चल के। पी मेजर तो पूरा स्टर्नम क्लेविकल ये लेकर अपर सिक्स रिब से लेकर फिर ह्यूमरस के हमारे लेटरल लिप ऑफ बाइक्सिपिटल ग्रूव में जाएगी। और रेक्टस एब्डोमिनिस प्यूबिक सिम्फाइसिस क्रेस्ट से निकल के ऊपर जाकर ये लोअर फिफ्थ सिक्स सेवंथ रिब में जाती है। आगे देखिए पोस्टीरियर में कौन सी मसल्स आती हैं, तो रोम्बॉइड संग लेवेटर स्कैपुली है, ट्रेपीजियस है, अपर बैक की मसल और लोअर बैक की लैटिसिमस डॉर्सी है। ये देख लीजिए हमारी लेवेटर और रोम्बॉइड्स, इसको कवर करेगी ट्रेपीजियस और नीचे की तरफ आएगी लैटिसिमस डॉर्सी। ये सब थोरेसिक केज पे अटैच्ड है। लेटरली कौन सी मसल्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दो मसल्स हैं, सिरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये एब्डोमिनल वॉल की मसल है, ये हो गई अपर लिम्ब की मसल। सिरेटस एंटीरियर यहाँ पे देखिए, अब डायग्राम को समझिए। ये लेटरल व्यू, ये ग्लिनोइड फोसा है, ये मीडियल मार्जिन है कॉस्टल सरफेस का, वहां से निकलती है सिरेटस एंटीरियर, अटैच होती है अपर 8 रिब्स पे लेटरल। उसी तरह से यहाँ नीचे लोअर 8 से निकलती हैं इस तरह से डायरेक्शन में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, जो कि ये रही, यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर जाके मिल जाएगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि थोरेसिक केज को कवर करते हैं। ठीक, सो ये था छोटा सा अटेम्प्ट थोरेसिक केज के बारे में बताने का। आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, और लेक्चर्स हैं। और अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियोस अच्छे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।